लॉ बेसिकली ये कहता है एनीवन हु क्रिएट्स द आईपी, वो कॉपीराइट हो, डिजाइन हो, ट्रेडमार्क हो, व्हाटएवर, एनीवन हु इज क्रिएटिंग दैट आईपी इज बाय डिफॉल्ट द ओनर। तो अगर आपका कोई अग्रीमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आपका एम्प्लॉय हूँ और मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए लेट्स से एक पर्टिकुलर कोड लिखा, तो अगर आपका मेरा कोई एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट नहीं है तो भले ही मैं काम आपके लिए कर रहा हूँ, आप मुझे उसका रेम्युनरेशन दे रहे हैं, बट उसकी आईपी ओनरशिप मेरे पास रहेगी। देखिए आज की डेट में हम लोग जब वेबसाइट पे किसी ऐप पे जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन दो ब्रॉड हेड्स में होता है, एक टर्म्स ऑफ यूज, एक आपने देखा होगा बहुत कॉमन हो गया प्रिवेसी पॉलिसी। तो फॉर अ पर्सन हु इज अ कंज्यूमर या यूजर ऑफ और सब्सक्राइबर टू दैट प्रोडक्ट ऑन दी वेबसाइट, तो आपके लिए प्रिवेसी पॉलिसी में जो चीज देखनी होगी वो इंपॉर्टेंट ये होगी, पहली चीज क्या क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, कि जब आप फॉर्म भरते हो, साइन अप करते हो, तो आपका ईमेल आईडी, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जाएगा, कई बार आप क्रेडिट का डिटेल्स डालते हो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी जाएगी। तो आपको प्रिवेसी पॉलिसी देख के ये पता चलेगा, या आपको देख के जानना चाहिए कि क्या क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, कैसे कैसे कलेक्ट हो रहा है। यू हैव अ सेंस कि मेरा वैल्यूएशन क्या है या क्या होना चाहिए, बट द इन्वेस्टर इज नॉट कन्विंस्ड। लेट्स से आपके दिमाग में है कि मुझे एटलीस्ट 10 CR का वैल्यूएशन चाहिए। इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं यार, दीस गाइज आर गुड, बट 10 CR इज ऑन द हायर साइड, इट कुड बी लेट्स से 7 CR 6 CR। एक सिचुएशन ये हो सकती है। एक ये भी हो सकती है कि आपको एक्चुअल में ऑनेस्टली नहीं पता कि आपका वैल्यूएशन क्या है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में तब आप एक फ्यूचर वैल्यूएशन पे ट्रांजैक्शन करते हो। तो यू से कि भाई टुडे आई एम रेजिंग मनी बट वी हैव नॉट अग्रीड टू अ वैल्यूएशन, नाउ द वैल्यूएशन विल बी डिटरमिन्ड एट अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम, जब मैं कोई बड़ा फंड रेज करूंगा, कि लीगली यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी बट योर शेयर्स विल एक्चुअली वेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 3 years 5 years 4 years। so that is something you can negotiate commercially, that look, I am okay with the concept of vesting in principle, but I still believe that not 100% should be subject to vesting, at least 20%, whatever there could be number which should be vested upfront, remaining should be subject to vesting. Hello, everybody. Welcome to Talking Through. My name is Dipankar. Today, we've invited a corporate lawyer with us. His name is Ashish Porwal. वो पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। इस बार हमने उनको कुछ और लीगल बातें करने के लिए बुलाया। सो वेलकम आशीष। Thank you Dipankar. वेलकम टू टॉकिंग थ्रू अगेन एंड दूसरी बार समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। It's always a pleasure. in fact पिछली बार कॉन्वर्सेशन इतना इंटरेस्टिंग था, तो जब दोबारा आने का चांस मिला था कि हाँ करना चाहिए डेफिनेटली। एंड हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आई एम श्योर जो ऑडियंस देख रही होगी वो भी कुछ ना कुछ नया सीखेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने थोड़ा लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे रखा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं जो स्टार्टअप्स हैं या जो बिजनेसेस हैं, जो नए बिजनेसेस आ रहे हैं, जो या एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस भी हैं, उनकी बदलती हुई कानून व्यवस्था में जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उनमें किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन और प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट? सो मेरा पहला सवाल बहुत सिंपल है कि जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है फंडिंग देने जाने के लिए इन्वेस्टर्स से, तो तब उनके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन या लीगल प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए? तो देखिए क्या होता है कि आज की डेट में जितने भी न्यू एज बिजनेस हैं और रादर पुराने बिजनेसेस भी जो हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं आज की डेट में वो दो एस्पेक्ट्स पर इवॉल्व करती हैं। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो हर बिजनेस में भले ही वो टेक बिजनेस हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंटली क्रिएट होती रहती है। कुछ आपके बिजनेस ऐसे होते हैं जो आईपी बेस्ड ही होते हैं, कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, उसको आप कमर्शलाइज कर रहे हो। कुछ होता है कि आप साथ साथ काम आप कुछ और कर रहे हो बट साथ में आपकी आईपी जनरेट होती चली जा रही है। तो पहला पॉइंट हो गया आईपी, और दूसरा एस्पेक्ट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा, डेटा होगा, इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए, बिकॉज हो सकता है कि आपका बिजनेस ऐसा हो कि वही आईपी ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो या वही इन्फॉर्मेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो। तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब हम आईपी की बात करेंगे तो आपको इंश्योर करना है कि आपके जितने भी इंटरेक्शंस हैं इनबाउंड, मतलब जो आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं या स्टाफ है उनके साथ, या आउटबाउंड आपके कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, सबके साथ आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए बहुत क्लियर कट होना चाहिए, जो कि आपकी वैसे आपकी आपके बिजनेस की ओनरशिप को स्टैब्लिश करे। तो फॉर एग्जांपल जब आप एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट करते हो किसी एम्प्लॉय के साथ, तो वहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट इसलिए करते हैं कि एक तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लियर हो जाए, दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है फॉर आईपी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, बिकॉज लॉ बेसिकली ये कहता है एनीवन हु क्रिएट्स द आईपी, वो कॉपीराइट हो, डिज़ाइन हो, ट्रेडमार्क हो, व्हाटएवर, एनीवन हु इज क्रिएटिंग दैट आईपी इज बाय डिफॉल्ट द ओनर। तो अगर आपका कोई अग्रीमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आपका एम्प्लॉय हूँ और मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैं ड्यूरिंग माई
एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपके लिए लेट्स से एक पर्टिकुलर कोड लिखा, तो अगर आपका मेरा कोई एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट नहीं है, तो भले ही मैं काम आपके लिए कर रहा हूँ, आप मुझे उसका रेम्युनरेशन भी दे रेम्युनरेशन दे रहे हैं, बट उसकी आईपी ओनरशिप मेरे पास रहेगी। हम्म इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट जो पहला डॉक्यूमेंटेशन हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, जो कि चीज़ कवर करेगा कि बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट आई एम योर एम्प्लॉई, all the intellectual property that I create in the course of employment shall belong to my employer. So employment agreement is one document which is very very important. The employment agreement in addition to intellectual property aspects, वो आपके confidentiality aspect को भी cover करता है कि मतलब ऐसा कोई अदर आपका कोई ऐसा लॉ नहीं है, कानून नहीं है जो ये बोले कि एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है इफेक्टिवली। तो आप जब तक कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करो जिसमें आप ऑब्लिगेशन डालोगे कि all the information, all the data that you are accessing or you are creating or you are gaining in the course of employment should belong to the company, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो पहला हम लोग ने बात किया, पहला आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन इज एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। सिमिलरली जब आप आउटबाउंड की बात करते हो, आप किसी कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, तो उसमें भी आपको डिटेल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन योर राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज़। कल को आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड की और उसके परसुएंट कोई क्लेम आता है, तो अगर आपका कस्टमर के साथ अग्रीमेंट होगा जिसमें आपके क्लेम्स का एक्सटेंड डिफाइन होगा या लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी डिफाइंड होगी, तो उससे फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव यू विल फील सिक्योर कि आपको पता है कि थिंग्स माइट गो रॉन्ग बिकॉज यू नो इन बिजनेस थिंग्स कैन टेक अ डाउन टर्न, बट स्टिल योर लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन विल बी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो employment agreement, contract with your customers, contract with your vendors, some of these are very very important. The other aspect is, for example, if you're setting up a business and there are multiple founders, co-founders, then a very important document is a co-founders agreement, या जिसको हम लोग shareholders agreement भी कहते हैं, it's one and the same thing because in this case it's only the co-founders who are shareholders, we call it a co-founders agreement. So that is another very very important documentation. So if we have some of these things in order, mostly we are sorted to start with. Then as your business grows, there'll be different nuances basis which you'll be requiring additional documentation, and that's we can decide कि क्या करना चाहिए। And what are some of the usual mistakes that you have noticed that people are making in the initial days of the business, talking about like legally? देखिए, I won't call it a mistake, but कई बार क्या होता है कि it could be ignorance Or oversight? ओवरसाइट, और कई बार क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू अट्रीब्यूट राइट अटेंशन टू दी थिंग्स। तो आप मतलब एंड इट्स नथिंग राइट एंड रॉन्ग। अब फाउंडर है वो बेसिकली अपने बिजनेस पे ध्यान लगाएगा, अगर पूरा लीगल पे ध्यान लगाने लगेगा इट्स नॉट अ बैड थिंग एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग ईदर। यू हैव टू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर योर हाउस इन ऑर्डर, बट कई बार ऐसा होता है कि आप यू आर मोर फोकस्ड और मोर इंग्रॉस्ड इन सेटिंग अप द बिजनेस और रनिंग योर शो, तो कुछ चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं। तो उसमें ओवरलुक में क्या होता है, कई बार आप बेसिक कंप्लाइंसेस मिस कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको इनकम टैक्स के अंदर TDS काटना है, TDS रिटर्न फाइल करने हैं टाइम पे, तो वो डिले हो जाते हैं। सिमिलरली इन GST ऑल्सो। तो कुछ बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, बट अदरवाइज दीज डेज यू नो इवन द पीपल हु स्टार्ट बिजनेस दे आर वेरी वेरी सॉर्टेड। तो उनको पता है कि दे हैव टू इंश्योर दैट इट्स नॉट अ शॉर्ट हॉल थिंग, इट्स अ लॉन्ग हॉल थिंग। तो आई वुड से 95% ऑफ द टाइम्स पीपल आर यू नो बेसिकली कंप्लाइंट। तो नॉन कंप्लाइंस या ग्रॉस नॉन कंप्लाइंस वाली चीज़ें बहुत कम दिखती हैं, बट हैविंग सेड हो जाती हैं कई बार। गुड थिंग इज दैट इफ दे आर सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एट राइट पॉइंट इन टाइम, तो उसको आप रेक्टिफाई कर लेते हो विद लिमिटेड इम्प्लीकेशंस। कई बार थोड़ा डिले होता है, तो जितना आप डिले करोगे उतना इम्प्लीकेशन बढ़ जाएंगे, कई बार पेनल्टीज या फाइन्स बढ़ जाते हैं। तो दैट्स थिंग, अदरवाइज मोस्टली वी हैव सीन पीपल आर कंप्लाइंट दीज डेज। And also, I want to ask you about a thing जो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से थी, आउट ऑफ द पॉडकास्ट पर व्यू ऑल्सो, दैट हम जब कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत लंबा टर्म्स एंड कंडीशन, ये एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट इतना लंबा होता है कि आप जनरली उसे पढ़ते नहीं हो। तो उसमें एक्चुअली लिखा क्या होता है और हमें क्या पार्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए? देखिए, आज की डेट में हम लोग जब वेबसाइट पे किसी ऐप पे जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन दो ब्रॉड हेड्स में होता है। एक टर्म्स ऑफ यूज़ या TNC बोलते हैं, और एक आपने देखा होगा बहुत कॉमन हो गया प्रिवेसी पॉलिसी। स्पेशली आफ्टर द न्यू प्रिवेसी लॉ जो एक्ट आया था 2023 में, उसके बाद से प्रिवेसी पॉलिसी बहुत रेलेवेंट हो गई है। तो अब वो प्रिवेसी पॉलिसी आपकी 2 पेज की भी हो सकती है, और 5 पेज की और 50 पेज की भी हो सकती है। फॉर अ person who is a consumer या यूजर ऑफ और यू नो सब्सक्राइबर टू दैट प्रोडक्ट ऑन द वेबसाइट,
तो आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी में जो चीज़ देखनी होगी वो इम्पोर्टेंट ये होगी कि आपको जानना है कि आपका डेटा कैसे यूज़ हो रहा है, क्या क्या पहली चीज़ क्या क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है। कि जब आप फॉर्म भरते हो, साइन अप करते हो, तो आपका ईमेल आईडी, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जाएगा। कई बार आप क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी जाएगी। तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी देख के ये पता चलेगा, या आपको देख के जानना चाहिए कि क्या क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, कैसे कैसे कलेक्ट हो रहा है। कई बार आप जब साइन अप करते हो तब डेटा जाता है। कुछ डेटा बाय वर्च्यू ऑफ यू विजिटिंग द वेबसाइट, जैसे आपका कुकीज़ वगैरह, वो वैसे ही चला जाता है। ठीक है। कुछ डेटा होता है कि आपने साइन अप कर लिया, उसके बाद एक आपके पास सर्वे आया, तो उसमें आपने फीडबैक दिया, वहाँ से जाता है। तो पहला था कि क्या क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, दूसरा कैसा कलेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, और लास्ट चीज़ उस डेटा का एक्चुअल में जो आपका वो है सर्विस प्रोवाइडर, वो क्या कर रहा है। टिपिकली जो नया कानून है उसके हिसाब से डेटा कैन ओनली बी यूज्ड एंड फॉर द पर्पस जिसकी आपने कंसेंट दी है। तो अगर आपने कंसेंट दिया कि भाई माय डेटा कैन ओनली बी यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मी, राइट, और यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू मी एंड यू कैन शेयर दिस डेटा विद अदर एसोसिएटेड सर्विस प्रोवाइडर्स, तो जब तक आप वो कंसेंट नहीं दोगे पर्पस की, तब तक वो वैलिड यूसेज नहीं है। तो आपको ये देख के प्राइवेसी पॉलिसी देख के पता चल जाएगा कि डेटा कैसे यूज़ हो रहा है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ होगी, वो डेटा एक्चुअल में रिजाइड कहाँ कर रहा है, कि वो इंडिया में रिजाइड कर रहा है इंडियन कंपनी सर्वर्स में, या वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रिजाइड कर रहा है, या यूएस में जा रहा है, यूयू में जा रहा है। आपके लिए एज सच उतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है या इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वहाँ पे तो लीगल मैंडेट है दैट डेटा हैज़ टू बी लोकलाइज्ड। यू कांट टेक आउट अ क्लाइंट और कस्टमर डेटा आउटसाइड इंडिया। बट जो टिपिकल नॉर्मल डे टू डे वैसी सर्विस है जो सेंसिटिव एरियाज नहीं है, वहाँ पे अगर आपकी कंसेंट है तो शायद डेटा बाहर जा सकता है। तो आपको ये फ्रॉम अ प्राइवेसी पॉलिसी देख के आपको ये पता चलेगा कि आपका डेटा का क्या हो रहा है, कैसे कलेक्ट हो रहा है, क्या कलेक्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है। व्हेन वी कम टू टर्म्स एंड कंडीशंस, तो देखिए आज की डेट में फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो हम 20 पेज या 50 पेज या 100 पेज ही उसमें होता है, इफेक्टिवली द सर्विस प्रोवाइडर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू थिंग्स, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे वांट टू डिसोन। क्योंकि अगेन एज अ बिजनेस प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर, बिजनेस ओनर, मुझे ये भी पता है कि मैं एक कस्टमर के लिए या दो कस्टमर के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कस्टमर्स को रन इनटू मिलियंस, राइट। नाउ इमेजिन थिंग्स गोइंग रॉन्ग, और कई बार ऐसा कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होंगी जो आप नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इनटू आईटी प्रोडक्ट और सर्विसेज, आपका कोई ऐप है और पीछे से इंटरनेट ही गड़बड़ हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने लीज लाइन ले रखी है, मतलब यू हैव डन एवरीथिंग राइट, यू हैव अप्रोप्रिएट बैकअप्स, बट देयर इज सम इशू कि नथिंग इज वर्किंग, योर एंटायर सिस्टम इज डाउन। तो उस केस में the customer can say कि भाई look, because of your system getting down, I suffered so much of losses. तो just to make sure कि उस केस में आपकी liability क्या होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, इन चीज़ों को हम कवर करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में। सो व्हेन यू एज अ यूजर लुकिंग एट इट, you have to be careful that what all the service provider is disowning, कि भाई मैं ये चीज़ की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। And a lot of times they may be fair, sometimes may be slightly unfair, but that is what the business is all about. And कुछ तो होते हैं which are tech products, right? Yes. Which are applications, which are platforms that we use. It could be a cloud or anything of that sort. और कुछ होते हैं physical products, जैसे कुछ consumables होते हैं, कुछ drugs होती हैं। तो इन दो किस्म के प्रोडक्ट के हिसाब से क्या लॉज चेंज होते हैं या मोटा मोटी लॉज वैसे ही रहते हैं? देखिए लॉज, कुछ लॉज, इनफैक्ट 99% लॉज तो सारे सेम होंगे, बिकॉज वेदर इफ यू आर सेलिंग अ टूथपेस्ट और यू आर सेलिंग अ कंप्यूटर और यू आर सेलिंग लेट्स से मोबाइल सिम, योर जनरल लॉज विल रिमेन ऑलवेज द सेम, बट डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस कुछ स्पेसिफिक सेक्टोरल लॉज आएंगे। अब जैसे हम सिम की बात करते हैं, टेलीकॉम की बात करते हैं, तो टेलीकॉम लॉ अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन पे कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, उन पे कंपनीज एक्ट भी लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लगेगा। तो जनरल लॉज हैं वो लगेंगे, बट कुछ डिपेंडिंग ऑन बिजनेस आपके स्पेसिफिक लॉज आएंगे। जैसे कोई फार्मा कंपनी है तो आपके फार्मा लॉज आएंगे, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स लॉज आएंगे, या आपका ई कॉमर्स है तो उसमें कंज्यूमर गाइडलाइंस वगैरह भी आ जाएंगी। तो अगेन 99% विल बी द सेम, but depending upon your business there will be certain specific laws which have to be complied with. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं पर हम डायरेक्ट कंपनी के आउटलेट से नहीं लेते हैं, या हम किसी डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद रहे हैं उसको, बट वी आर बाइंग इट फ्रॉम अन अनदर प्लेटफॉर्म, राइट?
जैसे हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीद लेते हैं, Correct. राइट? Correct. In those conditions, consumer should look at what kind of legal things कि ये देख लेना चाहिए पहले. करेक्ट, बिकॉज क्या होगा ना कि जो इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स होंगे वो मोस्टली ऑपरेट करते हैं एज अ एग्रीगेटर या मार्केट प्लेसेस. दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द अल्टीमेट सर्विस. फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन की लेते हैं हम लोग, तो अमेजोन खुद सामान नहीं बेचता है. अमेजोन हैज प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेलर्स कैन सॉर्ट ऑफ लिस्ट देयर शोकेस देयर प्रोडक्ट एंड बायर्स कैन बाय इट. तो उस केस में व्हेन यू लुक एट अमेजोन TNC, जो हम लोग टर्म्स कंडीशन की बात करेंगे, तो टर्म्स एंड कंडीशन आपको ये चीज़ बताएंगे. अमेजोन आपको खुद जब आप लॉग इन करते हो आपको नहीं बताएगा, बट यू नो इफेक्टिवली आपको समझ में आ गया मॉडल क्या है. बट अगर किसी को मॉडल नहीं पता है तो जो टर्म्स एंड कंडीशन वो बताएंगे कि भाई लुक, वी आर जस्ट एन एग्रीगेटर, वी आर इट्स अ ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस जहाँ पे द सेलर्स आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स, वी आर एक्चुअली फैसिलिटेटिंग. हम इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इंश्योरेंस के एग्रीगेटर्स हैं जहाँ पे दे आर नॉट बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, दे आर नॉट अंडर राइटिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट, they are just making those products available on a particular platform where someone can sort of compare, buy and go ahead. Yeah, right. I want to also now ask you about ये जो fundraising चीज़ है जो काफ़ी popular है because business का model काफ़ी बदल गया है. हाँ. इसमें कौन-कौन से अलग-अलग fundraising structures होते हैं and किस टाइप का स्टार्टअप किस टाइप के स्ट्रक्चर को चूज कर सकता है? देखिए आज की डेट में क्या होता है कि अलग अलग रीजन से क्लासिफिकेशन हो सकता है. अच्छा. कुछ सिंपल क्लासिफिकेशन, आपको फंड रेज किस टाइप का करना है. आपको डेट चाहिए तो इक्विटी चाहिए. अगर आप डेट लोन वगैरह ले रहे हो तो उसके ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर्स अलग होंगे, इक्विटी लेंगे तो उसके अलग होंगे. एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये हो गया. दूसरा आएगा कि आप वैल्यूएशन कैसे डिटरमिन कर रहे हो. कई बार होता है कि आपने वैल्यूएशन डिटरमिन कर लिया है कि भाई लुक, माय कंपनी इज वर्थ और माय बिजनेस इज वर्थ लेट्स से 10 CR, आई वांट टू रेज 1 CR, तो आई एम डाइल्यूटिंग 10%. तो एक हो गया ये आपका वैल्यूएशन बेस. सेकेंड कुड बी अ सिचुएशन वेयर यू एज अ बिजनेस ओनर यू हैव अ सेंस कि मेरा वैल्यूएशन क्या है या क्या होना चाहिए, बट द इन्वेस्टर इज नॉट कन्विंस्ड. लेट्स से आपके दिमाग में है कि मुझे एटलीस्ट 10 CR का वैल्यूएशन चाहिए. इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं यार, दीज गाइज आर गुड, बट 10 CR इज ऑन द हायर साइड. इट कुड बी लेट्स से 7 CR, 6 CR. एक सिचुएशन ये हो सकती है. एक ये भी हो सकती है कि आपको एक्चुअल में ऑनेस्टली नहीं पता कि आपका वैल्यूएशन क्या है, या आप उसको अभी डिटरमिन नहीं करना चाहते बिकॉज राइट नाउ योर बिजनेस इज वेरी वेरी यंग. यू वांट टू डेफर दैट एक्सरसाइज टू अ लेटर पीरियड इन टाइम. जब बिजनेस थोड़ा बढ़ जाएगा, जब आपके पास ट्रैक्शन आ जाएगा, रेवेन्यूज आना शुरू हो जाएंगे, तब वो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बेटर होगा. तो उस केस में भी आप वैल्यूएशन खुद डिटरमिन नहीं करते, यू डेफर इट टू अ फ्यूचर इवेंट. तो इन दोनों ही सिचुएशन में या तो आप डिटरमिन करते नहीं हो, या करना नहीं चाहते हो, या इन्वेस्टर के साथ अलाइनमेंट नहीं हो रहा है वैल्यूएशन पे, तब आप एक फ्यूचर वैल्यूएशन पे ट्रांजैक्शन करते हो. तो यू से कि भाई टुडे आई एम रेजिंग मनी बट वी हैव नॉट अग्रीड टू अ वैल्यूएशन. नाउ द वैल्यूएशन विल बी डिटरमिन्ड एट अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम जब मैं कोई बड़ा फंड रेज करूंगा. बड़ा मतलब लेट्स से टिपिकली जब आप इनिशियली अर्ली स्टेजेस में करते हो तो बहुत सारे आपको एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है, हु आर नॉट रियली इनटू रियल हार्डकोर बिजनेस इन्वेस्टिंग. तो VC फर्म्स की तरह काम नहीं करते हैं. बट व्हेन VC फर्म्स कम इन एज एन इन्वेस्टर, दे डू अ वेरी वेरी हार्डकोर वैल्यूएशन एक्सरसाइज. उनका काम ही यही है. तो वो आपको अच्छे से वैल्यूएट करेंगे, सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मार्केट स्टडी भी करेंगे, आपकी बिजनेस वायबिलिटी भी देखेंगे. उसके बेसिस पे दे सॉर्ट ऑफ come up with a number, you will negotiate on a number, right? And therefore the price discovery is slightly more nuanced, yeah. slightly more better and slightly more sort of structured, more realistic. तो उस केस में then you say कि यार okay fine, आज हम कोशिश भी नहीं करते हैं, we'll wait for the next round to happen या next bigger round to happen, and then whatever is the valuation हम उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विटी अपनी दे देंगे. अच्छा. अब उस केस में भी देखिए क्या होता है. एक हो सकता है कि you put in money today but your equity will be determined based upon a future valuation. इसका दूसरा वेरिएशन which is slightly more common, वहाँ पे होता है कि you give us money today, we will determine valuation at a later point in time, but just to give you an upside, हम आपको उस टाइम पे जो भी वैल्यूएशन उसका सर्टेन डिस्काउंट पे आपको इक्विटी देंगे. तो फॉर एग्जांपल टुडे समवन पुट्स X amount in my company, if let's say I'm the founder, someone puts in X amount in the company, I agree with that investor that look, I am looking forward to raise my next round in next, let's say 12 months. So give me 12 months. If I'm able to raise my next fundraise in 12 months, I will give you X% of discount. Let's say we say
कि अगर मेरा 12 महीने बाद फंड रेज 12 महीने के अंदर अगर फंड रेज होता है, उस टाइम पे लेट्स से वैल्यूएशन इज 100 CR एंड आई एम अग्रीइंग टू अ पर्टिकुलर डिस्काउंट कि अगर मैंने 12 महीने के अंदर कर लिया तो मैं आपको 20% डिस्काउंट पे दूंगा, विच मीन्स फॉर मी आई विल बी गेटिंग, इफ द अदर इन्वेस्टर इज देयर, ही विल बी गेटिंग इक्विटी एट अ 20% डिस्काउंट, मतलब 80 करोड़ वैल्यूएशन पे। तो अभी मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ प्राइस डिस्कवरी नहीं करनी पड़ी, इन्वेस्टर ऑल्सो हैप्पी कि समथिंग विच इज नाउ विच इज अवेलेबल एट दैट पॉइंट इन टाइम फॉर 100 रुपीज ही इज गेटिंग फॉर 80। तो दिस इज वन वे। तो आप इस तरह से फिर जस्ट टू मेक इट मोर लिक्विडेटिव you create more options. For example, if I do my fundraise in 12 months, I'll give you 20% discount. If I do between 12 to 24 months, I'll give you, let's say, 30% discount because I'm delaying the fundraise. तो आपकी risk बढ़ रही है. Then you'll also have to figure out situation. What if I'm not able to raise fund at all? Yeah. It could be possibility कि मेरा product ही खराब हो गया, या मतलब market में चला नहीं, या जितना मैंने पैसा fundraise first time किया था मुझे दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी, चलो उसमें काम हो गया, उसमें काम चल गया, और आई एम हैप्पी कि मुझे इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए, इट्स बेसिकली सॉर्टेड। इट कुड बी ईदर ऑफ द केस। उस केस में आप एक थर्ड सिचुएशन भी करते हो कि अगर फंड रेज नहीं होता इवेंचुअली आफ्टर 24 मंथ्स या 36 मंथ्स ऑल्सो, या कभी नहीं, तो फिर वी विल कन्वर्ट यू एट दिस फिक्स वैल्यूएशन। तो आप एक बेसिक वैल्यूएशन लेके रख लेते हो, और उसमें फिर थोड़े से और वेरिएशंस आएंगे कि जब आप डिस्काउंट की बात करते हो तो इन्वेस्टर आपसे एक कैप की बात करता है कि भाई व्हाट इफ यू रेज योर नेक्स्ट फंड एट 500 CR, तो मैंने तो अगर 1 करोड़ डाला तो मुझे बहुत ही कम मिलेगा, तो कहेगा भाई ठीक है, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, 500 CR, 1000 CR, बट माई कन्वर्जन विल नॉट टेक प्लेस एट अ वैल्यूएशन हायर देन लेट्स से 100 CR या 50 CR। तो उसने कैप की बात कर ली। सिमिलरली फ्रॉम अ फाउंडर्स पर्सपेक्टिव, अगर इन्वेस्टर कैप की बात करता है, आप बोलोगे यार देन दिस अ पॉसिबिलिटी कि सपोज मैंने बहुत हाई वैल्यूएशन पे नहीं किया, 50 CR पे अटक गया मैं, और मैंने आपको 20% वैल्यूएशन दिया, तो डिस्काउंट दिया, तो मैं तो 40 CR से भी नीचे आ जाऊंगा, जबकि आज की डेट में 40 CR से नीचे आने का मेरा मन ही नहीं था। सो देयरफॉर एज अ फाउंडर यू विल प्रपोज अ फ्लोर कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, इससे कम पे मैं आपको कन्वर्ट नहीं करूंगा। तो बहुत सारे नुआंसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू वांट टू अप्रोच योर फंड रेज। आपको फिक्स वैल्यूएशन पे करना है, आपको डेट करना है, इक्विटी करना है, आपको डिस्काउंटिंग वाले में जाना है, डिस्काउंटिंग में कितने ऑप्शन डालने हैं, और एक लास्ट क्राइटेरिया होता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट क्या देना है। वो भी आपका एक्चुअल में कई बार डिटर्मिनिंग फैक्टर बनता है कि अगर आपको प्योर प्ले इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, या एक बहुत कॉमन रूट होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, जिसको हम लोग CCPS बोलते हैं, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सिमिलरली कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अब आप इन तीनों में इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करोगे तो आपको ना कंपनीज एक्ट के अंदर कंप्लायंसेस करनी होती हैं, आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लानी होगी, आपको ROC में फाइलिंग्स करनी होती है। तो इफ़ यू वांट टू सॉर्ट ऑफ डेफर दैट प्रोसेस, देन अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज अवेलेबल इज अ कन्वर्टेबल नोट। उसमें क्या होता है कि इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी इंस्ट्रूमेंट। यू सिंपली एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद द इन्वेस्टर, मेंशन योर टर्म्स कि आपको किस वैल्यूएशन पे देना है, डिस्काउंटिंग में देना है, या जैसे भी देना है, यू टेक मनी एंड यू स्टार्ट यूजिंग द मनी। तो आपको ROC में कोई ऐसा फाइलिंग नहीं करनी है, अभी आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं चाहिए। तो ये सारा बेसिस ईज ऑफ फंडिंग पर्सपेक्टिव से कन्वर्टेबल नोट as an instrument is very very common and it's very very sort of convenient. This is almost similar to what we have a safe note in the US. आप US fundraise अगर देखोगे तो वहाँ पे safe बहुत common होता है, simple agreement for future equity which is safe the term. तो उसका जो exact I would say replica है in the Indian context is convertible note. तो केवल 2 रिक्वायरमेंट होती है कन्वर्टेबल नोट की, इफ एनी कंपनी हैज टू रेज अ कन्वर्टेबल नोट। तो आपको पहली चीज ध्यान में रखनी होती है कि यू हैव टू बी अ रिकग्नाइज स्टार्टअप। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है उसमें यू हैव टू गेट रिकग्निशन, विच इज अगेन इट्स एन ऑनलाइन प्रोसेस, सो इट कैन बी डन। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज दैट मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टर हैज टू बी 25 lakhs। तो अगर आपको कोई ऐसा इन्वेस्टर मिलता है या मल्टीपल इन्वेस्टर्स मिलते हैं जो let's say they're willing to put even 20 lakhs together, but it is less than 25 lakhs, so you can't go for convertible note. For convertible note, minimum investment per investor in single tranche. तो अगर ऐसा भी होगा कि कोई इन्वेस्टर कहता है कि मैं 25 लाख डालूंगा बट 3 पार्ट्स में डालूंगा, then also you can't use convertible note. It has to be one investor, one tranche, minimum 25 lakhs. Okay, so just one more question here. So one investor could be a group of investor, but the tranche has to be one. No. Investor has to be one. Investor has to be one. Okay. As in the name from which the money is coming. For example, bank account. Bank account could be a partnership firm जहाँ पे पीछे 10 पार्टनर्स हैं, बट पैसा इज कमिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म.
इंडिविजुअल है, अब लेट्स से दे आर 3 इंडिविजुअल्स हु कलेक्टिवली वांट टू इन्वेस्ट, तो वो आपस में पैसा पूल करके एक के अकाउंट में डालें, दैट पर्सन कैन इन्वेस्ट, Right. बट कंपनी अकाउंट में इट शुड कम फ्रॉम वन सोर्स. One source. Okay. So that is the only thing that is required for the convertible part. Yes. Right. So you know, जब ये valuation disagreements होती हैं and during these fundraisers other legal चीजें होती हैं, so how do they really play out in real life? Like कोर्ट जाना पड़ता है इसके लिए, या टेबल पे बैठ के आपस में डिस्कस करके सॉर्ट आउट करते हैं? लाइक हाउ डज इट हैपन? देखिए, वैल्यूएशन डिसएग्रीमेंट्स नॉर्मली नहीं होते हैं, बिकॉज वैल्यूएशन इज वन थिंग विच इज अ फंडामेंटल थिंग. तो अगर डिसएग्रीमेंट हो तो आपकी डील ही नहीं हो रही है. तो मतलब अनलेस ये हो कि हमने फ्यूचर वैल्यूएशन की बात की है, बट उस केस में भी देखिए क्या होगा ना कि फ्यूचर वैल्यूएशन इज पेग टू समथिंग, कि आप नया फंड रेज कर रहे हो. अगर आपने नए फंड रेज के टाइम पे आपका डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो नया फंड रेज ही नहीं होगा. तो वैल्यूएशन को लेके नॉर्मली डिसएग्रीमेंट्स नहीं आते हैं. वैल्यूएशन को लेके डिसएग्रीमेंट्स तभी आते हैं जब लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट एन एग्जिट, कि इन्वेस्टर को आपने एग्जिट का कमिटमेंट दे रखा है कंपनी ने, दैट वी विल सॉर्ट ऑफ टेक एफर्ट्स टू प्रोवाइड यू एग्जिट आफ्टर 6 years or 7 years. उस टाइम पे देयर कुड बी सम डिसएग्रीमेंट दैट इन्वेस्टर बिलीव्स दैट ही शुड हैव गॉटन एक्स रिटर्न. फाउंडर बिलीव्स कि यार दिस इज द बेस्ट वी कैन डू एट दिस पॉइंट इन टाइम. ठीक है. या जब थोड़ा और इस पे डिसएग्रीमेंट हुआ, फाउंडर वाज नॉट एबल टू ऑफर एन एग्जिट, या इन्वेस्टर को एग्जिट मिल रही है बट दे वांट टू इनिशिएट समथिंग नोन एज अ ड्रैग अलोंग क्लॉज, विल टॉक अबाउट इन लेटर इन द डिटेल. तो उस टाइप की चीज़ों वहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट्स वाली चीज़ें आ जाती हैं. बट अल्टीमेटली बिकॉज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना अलाइंड होता है ना, वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं नॉर्मली. डिस्प्यूट मतलब ऐसे नहीं डिस्प्यूट नहीं होते हैं. डिस्प्यूट कब होंगे? फॉर एग्जांपल 2 जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्टर को छोड़ दो, लेट्स से 2 लोगों ने साथ में मिलकर कंपनी स्टार्ट की और 3 साल बाद डिस्प्यूट हो गया. अब वन ऑफ द इजीएस्ट ऑप्शन टू रिजॉल्व इज कि भाई एक पार्टी बाहर निकल जाए. अब व्हाट एक्सपेक्टेशंस के, चलो ठीक है, आई एम विलिंग टू ट्रांसफर माई इक्विटी टू द अदर साइड, बट प्राइस डिटरमिन हो. जो बायर हो कहेगा भाई 100 रुपये की वैल्यू थी, जो ट्रांसफर होगा वो नहीं तो 1000 रुपये की वैल्यू थी. दैट इज वेयर द डिसएग्रीमेंट्स कैन हैपन. बट इन द कोर्स ऑफ फंड रेज ट्रांजैक्शंस नॉर्मली नहीं होता है. अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है मतलब डील ही नहीं हो रही है. डील ही नहीं हो रही है. वेरी सिंपल. राइट. एंड ये जो फंड रेजेस के स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे फाउंडर्स होते हैं या जो लोग लीगल चीज़ों को इतना डेप्थ में नहीं समझते हैं. सो व्हाट आर द टॉप 2-3 थिंग्स दैट दे शुड एटलीस्ट कीप इन माइंड कि जब ये हो रहा होगा तो मुझे इतना तो समझ में आना चाहिए? देखिए, आई वुड से 2-3 थिंग्स तो बड़ा मुश्किल है कह पाना. एक्चुअल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको ना अगर हम 2-3 थिंग्स को ब्रॉड बकेट्स में कर सकें तो दैट इज़ पॉसिबल. तो देखिए, पहली बकेट आएगी कि आपको ध्यान रखना है कि योर कंट्रोल ओवर द बिजनेस should not get diluted disproportionately. Of course, if the investor is putting money, they would want certain level of control, right? They will want some visibility. They would want कि कुछ चीज़ें आप उनके consent के बिना ना करो. But at the same time, you are the founder, right? You want to have flexibility कि जो आप करना चाहते हो वो आप कर सको. You need to have flexibility in deciding what to do, when to do, whom to hire, when to fire. तो ये सब चीज़ें, और इन्वेस्टर भी इन्हीं चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपसे कंजर्वेटिव होता है कि वो भी चाहते हैं भाई लुक, it's also my capital, you are putting effort but it's my capital, so interest has to be aligned. तो इन्वेस्टर हमेशा कोशिश करेगा कि आपको थोड़ा सा आपसे कंट्रोल लेने की कोशिश करे, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग. कई बार फाउंडर्स को लगता है कि इन्वेस्टर कंट्रोल लेके बैठ जाएगा, दे विल सॉर्ट ऑफ disrupt everything, which is not the case. See, what investor is trying to do is they're trying to secure, right, for a bad day. जब डे टू डे कंपनी ठीक चल रही है, no one will care. If things go south, that's when people will start to see कि भाई now things are not looking positive, what should we do? Do we have something to sort of address the situation? So diluting control is not a bad thing from a founder, but losing control is not a good thing. So when you are negotiating with an investor, make sure that you are diluting your control proportionately. When I say proportionately, if someone is picking up 20% in your company, तो राइट्स थोड़े ज़्यादा डाइल्यूट होंगे. इफ समवन इज पिकिंग अप 50%, तो राइट्स ज़्यादा होंगे. तो आप प्रपोर्शन देख के चलो. ऐसा ना हो कि आपने 100 रुपये के लिए भी आपने सेम राइट्स दे दिए और 10 रुपये के लिए उतने राइट्स दे दिए. सो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड इज वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट ओवर कमिटिंग इन टर्म्स ऑफ कि कई बार इन्वेस्टर, अब अगेन दिस इज प्योर प्ले लीगल लैंग्वेज वाला होता है
कि इन्वेस्टर कई बार डॉक्यूमेंट लिख देगा यू हैव टू गिव एग्जिट आफ्टर 3 years या 6 years. उस केस में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट लुक यू आर नॉट कमिटिंग एन एग्जिट, यू आर कमिटिंग योर endeavors to give an exit. कि document would typically should say कि the founder and the company will make best efforts to provide exit instead of saying company will provide exit. तो आपको over commit नहीं करना होता है. और जो third bucket है which is actually very very important is a lot of times this investor documentation will put a lot of restrictions on the founder. अब restrictions कई form में आएंगी. एक तो आएगा for example कि in what cases can a founder be removed from the company. तो आपको उन चीज़ों को बहुत अच्छे नेगोशिएट करना है. इट शुड नॉट बी अगेन इन्वेस्टर को राइट्स आपको प्रोटेक्ट करने हैं बट व्हेन इट बिकम्स ओवर प्रोटेक्टिव इट कुड बी प्रोन टू मिसयूज. तो यू हैव टू इंश्योर दैट you should not agree to a situation where anything is misused against you in terms of your exit. Second is a lot of times the documentation will contain concepts of vesting कि legally you are the owner of the company but your shares will actually vest over a period of let's say 3 years, 5 years, 4 years. So that is something you can negotiate commercially that look I'm okay with the concept of vesting in principle but I still believe that not 100% should be subject to vesting. At least 20%, 30% of 20, whatever there could be number which should be vested upfront, remaining should be subject to vesting. तो इस टाइप की चीज़ें. The other thing is that investor would want to put a blanket transfer restriction that look till the time I am sitting in the company or till the time I am not getting an exit, you cannot get an exit, you cannot transfer your shares. At the same point in time, your expectation would be to create some liquidity for yourself. कि आपके पास हो सकता है कि आपने स्टार्टअप में मार्केट सैलरी ना ले रहे हो या बिल्कुल सैलरी ना ले रहे हो, ठीक है, और आपको हो सकता है कभी लाइफ में लिक्विडिटी की जरूरत पड़े फॉर इमरजेंसी नीड्स एंड व्हाटएवर. सो देयरफॉर restrictions हमेशा रहेंगी but you should have some windows to be able to get liquidity for yourself, कुछ carve outs इधर उधर. So these are the 3-4 areas, broad areas where one could be very very careful. So we've been talking about exit both for the investor and the founder, right? So how do you actually balance this, right? Because दोनों चीजें they can come into some kind of a head on. हाँ. तो उस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए लीगली क्या कर सकते हैं? देखिए एक बहुत ही एक्सेप्टेड कमर्शियल प्रिंसिपल है, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग. अगेन कहीं लॉ में कोडिफाइड नहीं है, कहीं किसी भी कानून में लिखा नहीं कि ऐसा होता है या होना चाहिए, बट एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक इन्वेस्टर को एग्जिट नहीं मिलेगी तब तक फाउंडर को एग्जिट नहीं मिलेगी, तब तक फाउंडर के नॉट लीव. ठीक है, तो हमको बेसिकली इस प्रिंसिपल के अराउंड वर्क करना होता है. अब इसमें कई बार सिचुएशन ये भी होती है कि इन्वेस्टर और फाउंडर्स का आउटलुक भी डिफरेंट हो सकता है. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी फाउंडर ने अपना सब कुछ कर दिया, 5 साल के अंदर फाउंडर ने कंपनी खड़ी कर दी, कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल, कंपनी इज़ सेल्फ सस्टेनेबल, तो आपको आगे फंड रेज की ज़रूरत भी नहीं है और आपको एक्सटर्नल कैपिटल की ज़रूरत भी नहीं है और आपकी टीम भी सब कुछ ठीक है, प्रॉफिटेबल है, तो मतलब आपका काम भी चल रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, इंटरनल अक्रूवल्स भी, सब कुछ है. अब इसका पॉजिटिव ये है कि भाई एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट? तो फाउंडर टेक्निकली शुड बी फ्री कि भाई मुझे जो करना था इससे ऊपर तो मैं आसमान पे चले जाऊंगा, तो उस पर्सपेक्टिव से सारा काम कर दिया है. बट बिकॉज हो सकता है उस टाइम पे मार्केट कंडीशन इतने ऑप्टिमल ना हो कि आप कंपनी को लिस्ट करा सको, आईपीओ ला सको, या यू आर एबल टू फाइंड अदर विंडोज फॉर इन्वेस्टर्स टू एग्जिट. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा बायर नहीं मिल रहा है जो कि इन्वेस्टर को एग्जिट कराने की कोशिश करे. तो इस केस में इन्वेस्टर भी बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा है, और फाउंडर भी बैठा हुआ है. अब फाउंडर को ये भी पता है कि यार लुक, जितना मुझे देना था वो मैं दे चुका हूँ और भी दे सकता हूँ, बट देन दिस इज अ लिमिट, राइट? आई वांट टू ट्राई आउट सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो. मैं हो सकता है कि यहाँ पे मैंने टीम बिठा दी है, इट्स अ सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल, आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, कोई नया बिजनेस. बट आपका जो इन्वेस्टर है, दे मे नॉट लाइक इट कि भाई यू हैव टू गिव योर फुल टाइम टू दिस बिजनेस टिल द टाइम वी आर हेयर. कई सिचुएशन ये भी हुई कि फाउंडर ने कोशिश की, एग्जिट मिल भी रही है, बट इन्वेस्टर नॉट हैप्पी विद द वैल्यूएशन कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमको इतने टाइम्स आईआरआर का रिटर्न मिले तब हम एग्जिट करेंगे. वी शुड, इन्वेस्टर कहेगा लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, फाउंडर कहेगा कि वी आर ओके टू वेट बट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे नॉट इवन गेट दिस डील. तो उस केस में प्रॉब्लम होगी कि फाउंडर ने अपनी कोशिश भी की, डील आ भी गई, बट इन्वेस्टर डिड नॉट टेक एट दैट पॉइंट इन टाइम, मे बी बिकॉज दे वांटेड टू वेट या दे डिड नॉट लाइक द वैल्यूएशन और व्हाटएवर. तो उस केस में फाउंडर ने काम भी कर दिया है, इन्वेस्टर का भी ऑब्लिगेशन टेक्निकली पूरा हो गया है, बट स्टिल बोथ आर सिटिंग इन द कंपनी. तो वहाँ पे
it becomes slightly more tricky situation. थर्ड ये हो सकता है कि हमने एग्जिट बनाने की कोशिश की, इन्वेस्टर ने पार्शियल एग्जिट कर लिया कि ही वाज सेटिंग एट लेट्स से 30%, दे डिसाइड कि 50% एग्जिट कर देते हैं अपना, तो नाउ दे 15% और बाकी कोई और आ गया. तो नाउ अगेन इन्वेस्टर पार्शियली बैठा हुआ है, पार्शियल एग्जिट हो गई बट फाउंडर स्टिल स्टक. तो उस केस में वी हैव टू मेंटेन, एंड दीज आर द एरियाज व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जिट, अ लॉट ऑफ टाइम्स द डिस्कशन ओनली हैपेंस अबाउट इन्वेस्टर्स एग्जिट, but it is equally important to talk about founders exit also, because आप कब तक उसमें करते रहोगे, बिकॉज सी अगेन इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग. कई बार ये भी हो गया आपने एक्चुअल में आपका बिजनेस नहीं चला तो एग्जिट किसी की नहीं बनती है फिर, ठीक है, तब वो कई बार डिस्ट्रेस सेल हो जाती है, कई बार बिजनेस ही बंद हो गया तो एग्जिट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. बट अगर बिजनेस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, देन फाउंडर गेटिंग एग्जिट और स्टक इन द एग्जिट इज स्लाइटली मोर अनकंफर्टेबल सिचुएशन टू बिन. तो आपको वहां पे वी ऑलवेज एडवाइज कि आपको इस चीज़ को कॉन्शियसली बात करनी चाहिए. और एक्चुअल में ये चीज़ चेंज हो भी रही है. पहले क्या होता था कि अब से 8 साल या 10 साल पहले जब स्टार्टअप इतने मेन स्ट्रीम नहीं हुए थे, तो इट वॉज अ मार्केट वेयर इन्वेस्टर यूज टू डोमिनेट. एंड व्हेन आई से डोमिनेट, नॉट रियली इन इन बुलिश सेंस, बट जनरली इट वॉज दे हैड मोर सॉर्ट ऑफ लेवरेज. अब क्या हो गया है कि बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ being there in the ecosystem, and also the options available, founders have also become slightly more demanding. And when I say not in bad sense, but they are very very conscious of their rights. तो ऐसा नहीं है कि it's कई बार होता है ना, पहले ज़माने में इन्वेस्टर कहते टेक इट और लीव इट. अब वो चीज़ नहीं होगी. इनफैक्ट इन्वेस्टर्स ऑल्सो टोन डाउन अ लॉट बिकॉज दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड बिजनेसेस टू इन्वेस्ट, गुड फाउंडर्स टू बैक. So if you're able to give us sound logic, and that is how I have seen happening in n number of cases, if you're able to give us sound logic of what you're asking, आप generally मत बोलो कि नहीं मैं founder मुझे चाहिए, मुझे चाहिए इसलिए चाहिए because this is the business and these are the situations which I am trying to cater for, right? तो investors are all ears these days. They completely hear what you are saying. They may not be able to give you 100% comfort, but even 50% comfort is very very good. So basically हमारे पर्सपेक्टिव से यू गेट अ फुट इन डोर कि आपको पता कि रास्ता मिल गया है, अब आगे जाके रास्ता को हम धीमे धीमे बना लेंगे. और प्लस दैट ऑल्सो शोज योर इंटेंट एंड इट ऑल्सो बिल्ड्स अप टू योर नेक्स्ट राउंड. बिकॉज अगर आपने फर्स्ट राउंड में कुछ बहुत ही डिजास्टर्स चीज़ें मान ली तो अगले राउंड में सब कुछ अंडू करना मुश्किल होता है. बिकॉज सबसे पहला लॉजिक आया कि यार आपने उसके लिए मान लिया था, मेरे लिए क्यों नहीं मान रहे हो. योर लैटर इन्वेस्टर, दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट दे विल से कि यू आर व्हेन उनके लिए तो ये था कि मेरे लिए क्यों नहीं है. एग्जैक्टली. तो बेटर ये है कि आप फर्स्ट, और इनफैक्ट ये हम लोग बहुत बार क्लाइंट्स को बोलते हैं कि यार कई बार क्लाइंट को भी लगता है कि अच्छा ये काम करते हैं, इसको जाने देते हैं, अगली बार देख लेंगे. सो ऑब्वियसली इट्स क्लाइंट्स कॉल, फाउंडर्स कॉल की अगली बार देखना है, बट वी ऑलवेज कॉशन कि भाई अगली बार देखोगे बट मेक श्योर आप अगली बार हर चीज़ देख पाओगे. तो टेक अ कॉन्शियस कॉल. ऑब्वियसली इन नो सिचुएशन एनी लॉयर शुड सॉर्ट ऑफ गो विद द अप्रोच कि डील ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो इन अ वे डील मेकर्स. ऐसा नहीं है कि हम डील कराते हैं, बट वी आर फैसिलिटेटर्स. तो अगर ट्रांजैक्शन नहीं होता, इट्स नॉट वेरी वेरी हैप्पी सिचुएशन फॉर अस ऑल्सो. तो उस केस में, एंड वी एटलीस्ट आई बिलीव दैट वी शुड नॉट गैस लाइट दी फाउंडर्स, बिकॉज फाउंडर्स इज हेवीली रिलायंट अपॉन योर लीगल एडवाइस. तो कई बार आप होता है कि यू ट्राई टू स्केयर दी फाउंडर्स कि यार ये मत करना, ये तो बहुत डिजास्टर्स क्लॉज है. ऑफ कोर्स योर जॉब इज टू इन्फॉर्म द फाउंडर, एजुकेट हिम, एंड at times you can also comfort him कि आपको पता है कि यार look, this is becoming like a deal breaker, and that's when you have to put the other hat on कि you can't be perpetually a strict lawyer, you have to be a deal maker lawyer. तो वहाँ पे you have to take a practical call, you have to give logic of what you are saying. कई बार होता है कि आपका फाउंडर एक्चुअल में कस्टमर, आपका जो क्लाइंट होगा वो डर जाएगा क्योंकि ज्ञान बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है. आपके आज की डेट में your advice as a corporate lawyer, my advice will be revalidated 10 times with other founders in the ecosystem, friends, family, ChatGPT and all other engines. So you have to be very very accommodative about the advice also. And जहाँ पे आपको लगता है कि यार look, let's create a list of 5 points या 10 points जो हमारे लिए इस समय difficult है, and then decide कि हमको 5 में से किसको give up करना, किसको हमको firm रहना है. And that's how the deals happen. Right. You will not get all the points in your favor. Similarly, the other side is also not expecting to win all the points. We all know that there will be compromise at some point in time. तो आपको अपने बैटल चूज करने हैं. अब 10 बैटल हैं और 10 नहीं जीतोगे, आप 4 जीत लो, that's enough. So I mean,
अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर हो तो आपके खुद के नेगोशिएशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए हाँ, थोड़े बहुत आ जाते हैं, मतलब हाँ, दैट इज वेयर या अगेन करते एंड इसमें क्या होता है, वी लर्न अ लॉट, क्योंकि हर इन्वेस्टर के लॉयर्स, हर फाउंडर, दे हैव ऑल डिफरेंट नेगोशिएशन स्टाइल्स। कुछ अग्रेसिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं, कुछ प्यार से समझा के कन्विंस कर लेते हैं। तो वो हमको भी काफ़ी अब थोड़ा सा ज्ञान आ गया है कि हाउ टू नेविगेट एंड हाउ टू नेगोशिएट। एंड जब नेगोशिएशन हो रही होती है तब जो माइंडसेट होता है कि हमें डील तो करनी है, हाँ, राइट, बिकॉज सबका माइंडसेट ये है कि डील हो जाए, राइट। करेक्ट। तो अब आपको किन एस्पेक्ट्स पे हार्ड नेगोशिएट करना चाहिए और किन एस्पेक्ट्स पे आपको सॉफ्ट नेगोशिएशन करना चाहिए, ठीक है मे बी नॉट नाउ बट वी कैन टेक इट अप लेटर। देखिए, ये ना एक्चुअली में डील टू डील बहुत वेरी करता है, और माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन कि ये फाउंडर टू फाउंडर ही बहुत वेरी करता है। अ लॉट ऑफ, क्योंकि बहुत चीज़ें इंडिविजुअलिस्टिक भी होती हैं कि कुछ फाउंडर्स दे आर मोर बिजनेस ओरिएंटेड कि यार लुक, आई नो आई एम वेरी वेरी सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट माई बिजनेस, तो मुझे पता है कि ये सब इशू आने ही नहीं है। तो वहाँ पे द पॉइंट्स ऑफ नेगोशिएशन विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। A lot of times founder are very very conservative, not that they are not confident, but that they are conservative. They also have equal concern about the bad day कि भाई आई नो कि 90% नहीं होगा, बट अगर 10% हो गया, आई डोंट वांट समवन टू कम एंड सॉर्ट ऑफ मेक हेल्प फॉर मी। तो उस केस में हमारे नेगोशिएशंस के पॉइंट्स अलग होते हैं। तो फाउंडर का क्या पर्सपेक्टिव है, सामने वाला, कई बार एक्चुअली ये भी डिपेंड करता है सामने वाला कितना अग्रेसिव आ रहा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इनफैक्ट अब बहुत चीज चेंज हो गई। पहले इन्वेस्टर्स थोड़ा सा ना ज्यादा अग्रेसिव होते थे, नाउ इन्वेस्टर्स हैव बिकम सो फ्रेंडली, दे आर सो नाइस विद द फाउंडर्स। तो कई बार एक्चुअली नेगोशिएशन इज अ केक वॉक, कि जो काम हम लोग लॉयर्स नहीं कर पाते हैं वो फाउंडर, और इनफैक्ट ये बहुत होता है कि एंड दिस, जैसे हमने लॉयर्स में बातें की, तो जब हम अपनी कॉल करेंगे तो हमारे कॉल में 10 आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स होंगे, हम उसको ईमेल पे लिख के वी विल सॉर्ट ऑफ लिस्ट आउट कि भाई दीज आर द ओपन पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड एंड सॉर्टेड। व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट कॉल, पता चलेगा उसमें 8 तो रिजॉल्व हो गए हैं। कैसे? फाउंडर इन्वेस्टर खुद आपस में दे सैट, दे टॉक, दे डिस्कस, बिकॉज अल्टीमेटली 90% is commercial only, right? So they would have already discussed that part, and only 2-3 points are outstanding. तो ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, जहाँ पे वो टिपिकल लॉयर उतनी बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो आपस, आई मीन इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड, इट्स Correct. जस्ट यू हैव टू साइन इट। Correct. But the point is that becomes easy when you have actually advised your client well. कि आपका अगर क्लाइंट फाउंडर है और वो उस मीटिंग में जा रहा है इन्वेस्टर के साथ, अगर उसको कुछ पता ही नहीं है तो सब कुछ अग्री करके आ जाएगा। तो यू हैव टू एजुकेट योर क्लाइंट वेरी वेल दैट लुक, व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस पॉइंट्स, इफ एट ऑल यू डिसाइड टू टॉक ऑन योर ओन, आप इन पॉइंट्स पे फ्लेक्सिबिलिटी रखो, इन पॉइंट्स पे कंप्लीट वी हैव टू बी वेरी वेरी फर्म, और इस पे देखो कि उसके बदले में क्या मिल रहा है, बिकॉज गिव एंड टेक होना ही चाहिए। तो इन्वेस्टर को भी लगे कि यार लुक, आई सॉर्ट ऑफ गेन्ड 5 पॉइंट्स, फाउंडर को लगे आई हैव गेन्ड 5 पॉइंट्स, and that's when the story ends. So win-win situation. Win-win situation. I think, I mean, it's just a theory that now a lot of founders have become investors themselves. Yes. So it's become a little bit more professional. It's become a little less aggressive in that sense. Yeah. Absolutely. Yeah. And Dipankar, in fact, sure. इस point पे I've actually had both experiences. Really? Okay. कई बार क्या होता है कि founders who are investors, they are very very founder friendly. They know that they've been through that cycle, so they will make sure that look, we are here to help you, support you, see you grow, and we know that's a risk capital, right? You will do your best, but if at all money sinks, that's fine. Yeah. There are very 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 limited few cases where it's the other extreme. We had to go through this, so we will make sure that you also go through this. तो हमारे इन्वेस्टर हमको परेशान किया था, इन्वेस्टर बन गए हैं, हम आपको थोड़ा परेशान करेंगे। So we have seen that both, मतलब I just wanted to, हमारी रैगिंग हुई थी तो आपके भी होगी। हाँ, वही चीज है कि हमको रैगिंग ली गई थी, तो हम थोड़ी सी करेंगे, तो वो चीज होती है। अच्छा, so during when startups are hiring some employees, and obviously startup में बहुत सारे ऐसे employees आ जाते हैं जिनको ESOPs भी मिल जाते हैं, right? So investors इनको कैसे देखते हैं या बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनाइज करते हैं, like what is their perspective on it? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए ESOPs का महत्व बहुत है। एक महत्व तो प्योर प्ले कमर्शियल रीज़न होता है, और दूसरा होता है कि बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या होता है। कमर्शियल रीज़न ये होता है कि इन्वेस्टर कहता है कि भाई व्हेन आई एम कमिंग इनटू द कंपनी,
I want the company and founder to create an ESOP pool before I come in. So for example, if investor is picking up 10% stake, तो कहता है कि आप पहले एक ESOP pool बना लो, उसके बाद I will get 10% because they don't want a situation where they hold 10% and उसमें then से बना दिया। उसमें से बनाया तो वो 10 से उनका डाइल्यूट होगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो टिपिकली जब भी फंड रेज होता है, स्पेशली फर्स्ट फंड रेज या फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल फंड रेज, तो उसमें एक कंडीशन होती है कि बिफोर द इन्वेस्टमेंट हैज टू हैपन, you have to create a ESOP pool of let's say 10%, 12%, 15% depending upon the business model. तो एक इन्वेस्टर का वो पर्सपेक्टिव होता है। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है कि कंपनी शुड हैव एन ESOP pool so that, बिकॉज कई बार क्या होगा ना, आप हर एम्प्लॉय को मार्केट सैलरी नहीं दे पाओगे शुरुआत में। सो ESOP becomes a very very important tool to compensate people and to retain people and to align, उनको मोटिवेट करने के लिए कि हाँ दे आर अलाइन विद द बिजनेस, की बिजनेस ग्रो करेगा तो उनका वैल्यू, बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ेगा, ESOPs का वैल्यूएशन बढ़ेगा, एंड समडे दे विल सी लिक्विडिटी एंड दे विल बिकम मिलियनियर्स। तो एक वो ख्वाहिश होती है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स आर स्लाइटली मोर वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट कि ESOP शुड बी देयर। दूसरा एस्पेक्ट जो वो कंट्रोल या रेगुलेट, कंट्रोल इज रॉन्ग वर्ड, बट रेगुलेट रखने की कोशिश करते हैं, वो ये कि किसको कितना ESOP दिया जा रहा है। बिकॉज जैसे आपने 15% का पूल बनाया या 10% का बनाया है, अब आपने 6 महीने में एम्प्लॉयज को देके खत्म कर दिया, तो अल्टीमेटली दोबारा बनाना पड़ेगा, एवरीवन विल गेट डाइल्यूटेड। सो दे ट्राई टू रेगुलेट कि ESOP कितना दिया जा रहा है, एंड माई एक्सपीरियंस इज दैट दे आर नेवर ओवरटली रेगुलेटेड। मतलब वंस सी, और एक्चुअल में होता क्या ना कि ये सारी जो अनप्लेजेंट डिस्कशंस होते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन स्टेज पे हो जाती हैं। एक बार जब डील क्लोज हो जाती है, देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्वेस्टर डू नॉट meander with the business. वो अपना they rely upon the founder because they know that they don't have to run the business. Founder has to run the business. So they sort of let founder take the call, but they always keep a right to supervise, control, and even sort of refuse if situation demands. Right. So legally उतना boundary वो create करके उतनी boundary create करके रखते हैं। So अब बहुत सारे जैसे जब बिजनेस चल रहा होता है तो ऑलमोस्ट हर बिजनेस को वेंडर्स की, एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, राइट? सो उनके साथ भी बहुत सारी कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। सो ड्यूरिंग ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टर्स क्या इन चीज़ों को भी देखते हैं या उनके लिए वो कोई मैटर नहीं होता है? नहीं, एक्चुअल में इन्वेस्टर्स ना इन सब चीज़ों को देखते हैं। देखिए, एनीथिंग विच कैन हैव एनी काइंड ऑफ लीगल या मॉनेटरी इम्प्लीकेशन ऑन द बिजनेस इज रेलेवेंट फॉर द इन्वेस्टर। तो अब वो आपसे आपके वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों देखेंगे? जस्ट टू मेक श्योर दैट यू हैव अप्रोप्रिएट राइट्स इन केस वेंडर इज नॉट परफॉर्मिंग, राइट? एग्जिट राइट होने चाहिए, टर्मिनेशन राइट्स होने चाहिए, लाइबिलिटीज़ आप कितनी उनको कर रहे हो, पेमेंट टाइमलाइंस क्या है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विसेज। बिकॉज कई बार ये भी हो ना कि अल्टीमेटली देयर कुड बी बिजनेस डिफिकल्टीज, राइट? कि आपने पेमेंट 2 दिन डिले कर दिया, 2 हफ्ते डिले कर दिया, दैट शुड नॉट गिव द वेंडर टू राइट टू इमीडिएटली टर्मिनेट। ऑफ कोर्स इफ आई एम नॉट पेइंग मनी दे शुड, हाँ, तो उसके पास होना चाहिए, बट जस्ट टू हैव सम रिकोर्स, सम रेमेडियल क्लॉजेज, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत मटेरियल होता है। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ क्लाइंट एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी देखते हैं वो लोग। मतलब दे वैल्यूएट एक्चुअली कि, और कई बार चीज़ें कॉमन होती हैं कि भाई आपने कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर लिया, लेट्स सी यू नॉट एबल टू परफॉर्म, या यू वांट टू एग्जिट, आपको अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज करना है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिमेन वायबल, तो हाउ विल यू एग्जिट? उसकी क्या पेनल्टीज होंगी, कितना नोटिस पीरियड है, या अग्रीमेंट में अगर मान लो कुछ भी गड़बड़ हुआ तो लाइबिलिटी कैप हमने कुछ डाली है या नहीं डाली है, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल होती हैं। सिमिलरली जो वेंडर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे IP क्लॉजेज, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि इनफैक्ट वी हैव सीन कि वेंडर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, छोटा सा अग्रीमेंट है 2 पेज का, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ये काम करना है, ये पैसे करने हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी सब कुछ है, IP क्लॉज ही नहीं है। तो बेसिकली इफ लेट्स से आई एम हायरिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वो हमारे लिए काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, टेक्निकली अगर वो IP प्रोविजन नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लॉज नहीं है, तो जो भी उन्होंने क्रिएट किया वो उनका है, मेरा नहीं है एज अ बिजनेस ओनर, विच इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर मी बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू कंटिन्यू यूजिंग इट और री यूजिंग इट, राइट? और मेरे पास अगर लीगल राइट नहीं है, टुमारो दैट वेंडर अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, वो बोलेगा फाइन, पैसा तो दो, साथ में कंटेंट यूज करना बंद करो, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो देयरफॉर इन्वेस्टर्स लुक एट ऑल दीज थिंग्स। सो इन्वेस्टर जब आपको ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो आपको एक तो बिजनेस वैलिडेशन देखेंगे, वो उनकी दूसरी टीम करेगी। दूसरी जो DD होती है, लीगल DD, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को कवर करती है, कंप्लायंस को करती है, टैक्सेशन को भी करती है।
कि आपने टैक्सेशन में क्या करती है? टैक्सेशन में कि इनकम टैक्स के आप रिटर्न्स टाइम पे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, अच्छा, जीएसटी आपका भर रहे असेसमेंट हो। हुआ है, जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, भर हम्म, रहे हो, ये सारी चीज़ें देखती है। हम्म, आपने जीएसटी सही भरा है, फॉर एग्जांपल कई बार होता है ना कि जस्ट टू सेव ऑन टैक्सेस या ऑप्टिमाइज ऑन टैक्सेस, हम इंटरप्रिटेशन चेंज कर देते हैं कि अच्छा हम्म, अगर इसको आप इस कैटेगरी चेंज कर दो ये 5% में आ जाएगा, 12% हम्म, नहीं आएगा। इन्वेस्टर्स वुड बिलीव कि ये तो 12% में ही होना चाहिए, इसमें तो दिमाग लगाने वाली चीज़ ही नहीं थी। हम्म, तो दे वुड वांट टू नो कि भाई अच्छा कोई रिस्क है या नहीं है। हम्म। तो इस पर्सपेक्टिव से टैक्स डिलिजेंस भी होती है। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आई डोंट नो वो लीगल है कि नहीं है, बट हाँ, कई बिजनेसेस होते हैं या कुछ ऐसे स्टार्टअप्स या ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनमें जो फाउंडर होता है वही सीईओ होता है, एंड दैट पर्सन हैज इज द एक्चुअल ब्रांड ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, राइट? करेक्ट, That person is very powerful, and most likely without that person the survival of that company might be a little करेक्ट, difficult. करेक्ट, करेक्ट। तो उन सिचुएशंस में इन्वेस्टर्स का क्या माइंड होता है कि इफ द फाउंडर इज नॉट वर्किंग द वे वी वांट दैट फाउंडर टू डू, हुँ। तो क्या वो डील्स नहीं होती हैं या फिर वो बहुत डिफिकल्ट होती है? लाइक व्हाट हैपेंस? देखिए, सोलो फाउंडर कंपनीज़ में स्पेशली जो फाउंडर हम्म, ड्रिवन कंपनीज़ होती हैं, हम्म, वहाँ पे ना कुछ प्रोविजंस की टाइटनिंग हो जाती है। देखिए, कॉन्सेप्ट हर डील में सेम रहेंगे, हम्म, बट डिपेंडिंग अपॉन कि वो सोलो फाउंडर है या फाउंडर ड्रिवन है, हम्म, कुछ कॉन्सेप्ट्स की टाइटनिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एग्ज़िट की बात कर रहे थे, हम्म, तो अगर मान लो इट्स अ मल्टी फाउंडर कंपनी, 4 फाउंडर्स हैं, तो इन्वेस्टर कहता है चलो ठीक है यार, मैं रुका हुआ हूँ, अगर 3 फाउंडर हैं इट्स फाइन, अगर हम्म, एक को एग्ज़िट चाहिए दे दो, दे दो। ठीक है? एग्ज़िट विल बिकम वेरी, वेरी सेंसिटिव इन सोलो फाउंडर कंपनी, हम्म, ठीक है? सिमिलरली वेस्टिंग जो हम लोग करते थे ना कि वेस्टिंग 5 साल में होनी चाहिए, 4 साल में होनी चाहिए, मंथली होनी चाहिए, क्वार्टरली होनी चाहिए। यहाँ पे वेस्टिंग का बहुत, बिकॉज़ इन्वेस्टर वुड वांट कि भाई टिल द टाइम द बिज़नेस इज़ स्टेबलाइजिंग, या जो बेसिक पीरियड चाहिए हमको जेस्टेशन पीरियड, हम्म, उतने दौरान तक वी हैव टू मेक श्योर दैट द फाउंडर स्टेज। हम्म, जैसे ईसॉप्स में करते हैं ना, ईसॉप को हम लोग वेस्ट पूरा नहीं कराते हैं, बोलते हम्म, हैं 20% पहले साल में, 30%। हाँ, तो एग्जैक्टली फाउंडर के साथ भी वैसा ही कर दिया जाता है, ट्रांचेस में कह रहा है। ट्रांचेस में किया जाता है। हम्म, तो वो बहुत मैटर करता है, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स को ना थोड़ा सा टाइटन कर दिया जाता है, जस्ट टू मेक श्योर दैट फाउंडर के लिए बिजनेस को बीच में अबंडन करना डिफिकल्ट हो जाए। हम्म, देखिए, नो वन कैन प्रोजेक्ट और नो वन कैन सॉर्ट ऑफ टेक केयर ऑफ ऑल द कंटिजेंसी। अगर हम्म, बिजनेस फेलियर जनरली है, हम्म, प्रोडक्ट नहीं चला, आपने सब कुछ कर लिया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। हम्म, बट अगर कोई फॉल्ट है या हम्म, कोई ब्रीच है या कोई वायलेशन है, हम्म, उसको एड्रेस करने का तरीका हम शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में कवर कर लेते हैं। कवर कर। सो आई थिंक मैंने काफी सवाल पूछ लिया आपसे। एनीथिंग एल्स दैट यू थिंक शुड बी कवर्ड बट हमने कवर नहीं किया? नहीं, आई थिंक ब्रॉडली तो हम्म, स्टार्टअप से रिलेटेड अगर आप देखो तो हम्म, हमने स्टार्टअप शुरुआत से लेके और उनका जो फंड रेज प्रोसेस होते हैं, हम्म, वो बेसिकली आप ये मान के चलो कि कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी हाइट भी होती हैं। हम्म, जैसे हम लोग कहते हैं सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज बी, सीरीज सी, अल्टीमेटली क्या है कि है तो सेम प्रोसेस, हम्म, इट्स फंड रेज ओनली, राइट? आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो भी कॉन्सेप्चुअली सेम रहेगा। हम्म, ऐसा नहीं कि सीरीज ए का डॉक्यूमेंट और सीरीज सी के डॉक्यूमेंट में बहुत सी चेंज होगा। हम्म, कॉन्सेप्ट्स सिमिलर होंगे, ऑफ कोर्स सेम नहीं होते हैं, बिकॉज रिस्क एपिटाइट, आपका कैपिटल का जो वो है रिक्वायरमेंट, वो चेंज होता है कि आप कई बार ग्रोथ कैपिटल बात करते हो, कई बार आप सस्टेनेबिलिटी कैपिटल की बात करते हो। तो प्लस इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टर का आउटलुक कि उसको कितना रिटर्न चाहिए, कब चाहिए, इन सब चीज़ों पे आपके ब्रॉड कॉन्स्ट्रक्ट्स में चेंज आएंगे, बट कॉन्सेप्ट रहेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर। हम्म, तो अगेन, कई बार मतलब मेरा पॉइंट ये था, कई बार हम लोग ओवर कॉम्प्लिकेट दिखता है या लगता है, उतना कॉम्प्लिकेट होता नहीं है। हम्म, चीज़ें रहेंगी वही सेम, बट कॉम्प्लिकेशन या नुआंसेस कहाँ चेंज होंगे, जहाँ पे आपको उस टाइम पे जो इम्प्लीकेशन है हम्म, वो आपको समझ में आना चाहिए। बिकॉज हम्म, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तब आपके लिए वेस्टिंग का उतना कोई मतलब नहीं, बिकॉज आपको हम्म, पता है 5 साल को वैसे ही लगने हैं। वैसे हाँ, लेकिन 5 साल बाद कोई आपको फिर 5 साल की वेस्टिंग कराए, हम्म, दैट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन। हम्म, तो कॉन्सेप्ट वेस्टिंग तब भी था, अब भी है, हम्म, बट यहाँ पे हम 5 साल की वेस्टिंग अग्री करेंगे, यहाँ पे शायद हम 6 महीने की वेस्टिंग अग्री करेंगे, 1 साल की, 2 साल की करेंगे, तो ऑल दोज थिंग्स विल मैटर, right, बट कॉन्सेप्ट सारे सेम रहेंगे। हम्म, इन्वेस्टर को एग्जिट कैसे देनी है उसके भी मैकेनिज्म सेम रहेंगे, हम्म, कि हर आपके हर शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में यही होगा कि इन्वेस्टर्स, द कंपनी विल मेक एफर्ट्स टू प्रोवाइड एग्जिट इन पीरियड ऑफ लेट्स से 5 years 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। तो वहाँ पे आईपीओ एक मैकेनिज्म होगा, स्ट्रैटेजिक सेल होगा, कंपनी बायबैक होगा। अगर वो हम्म, सब नहीं हुआ तो इन्वेस्टर के पास राइट होता है ड्रैग
अलोंग का, ड्रैग अलोंग, या कि बेसिकली उसका मतलब ये है कि अगर फाउंडर को एग्जिट का वो ऑप्शन नहीं मिला, इन्वेस्टर ने खुद से कोई अपना एग्जिट का रास्ता ढूंढा, इफ लेट्स से इन्वेस्टर इज एबल टू फाइंड अ बायर फॉर स्टेक, और बायर ने कहा कि लुक आई एम विलिंग टू गिव यू एन एग्जिट बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड जस्ट इन योर स्टेक, मुझे तो पूरी कंपनी चाहिए या मुझे मेजोरिटी चाहिए। इन दैट केस द फाउंडर इन्वेस्टर जिसके पास ड्रैग है, he can drag and force the other shareholders including founder also to sell, so that is their last resort। तो बट हाँ, मोस्टली आपके हर उसमें कॉन्स्ट्रक्ट यही रहेंगे। आई मीन ये पॉडकास्ट करने का, आपको बुलाने का ऑब्जेक्टिव भी ये था कि हम सिंप्लीफाइड तरीके से समझ सके ये चीज़ें क्या हैं, बिकॉज जब आप मीडिया रिपोर्ट्स या दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, राइट। और कई बार हमसे पूछा गया है कि आप इस पे कीजिए, इन टॉपिक्स पे कीजिए पॉडकास्ट, सो थैंक यू फॉर सिंप्लीफाइंग सो मेनी थिंग्स फॉर अस। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए अगर कोई फाउंडर है या कोई फाउंडिंग टीम है, वो पहली बार फंड रेज करने जा रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं किया, इससे पहले वो चला रहे थे कंपनी अपने आप, तो वो जो बेसिक 3-4 लीगल चीजें जो उनको समझ लेनी चाहिए, करने से पहले समझ लेनी चाहिए, वो क्या है? मतलब तैयारी के तौर पे समझ लेने का मतलब ये है कि उनको अपना कंप्लायंस और बेसिक हाउसकीपिंग ठीक रखनी चाहिए। व्हेन आई से बेसिक हाउसकीपिंग, तो नो वन इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी 100% रेडी, ठीक है, बिकॉज 100% रेडी कोई भी नहीं होगा। इनफैक्ट आप बड़ी बड़ी कंपनी थोड़े बहुत तो लैकुनास होते ही हैं। आपको ब्रॉडली कंप्लाइंट होना है, विच मीन्स कि आपका जो बेसिक फाइलिंग्स हैं इनकम टैक्स में, आरओसी में, जीएसटी में, उनको आप ठीक रखिए। प्लस आपके जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है कि आपके कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, भले ही वो 2 एम्प्लॉई हों, बट हैव प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट विथ फाउंडर ऑल्सो, बिकॉज फाउंडर एक्चुअली में, हम लोग कहते हैं फाउंडर सब कुछ है, फाउंडर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉई, तो टेक्निकली फाउंडर का भी कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट होता है, होना चाहिए। तो वो प्लस अगर आप किसी थर्ड पार्टी से एंगेज करते हैं फॉर सर्विसेज या प्रोडक्ट, तो वेंडर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आपके थोड़े से ठीक ठाक होने चाहिए। ऑफ कोर्स व्हेन ऐसे ठीक ठाक देखिए, उसका कोई मापदंड नहीं है। सम कॉन्ट्रैक्ट को रन इनटू 10 पेजेस, इट कुड बी 100 पेजेस ऑल्सो। और ऐसा नहीं कि आपका 10 पेज वाला वीक होगा, 100 पेज वाला बहुत स्ट्रांग होगा। इट्स अबाउट वे ऑफ राइटिंग एंड कवरिंग मोर एंड मोर सिनेरियोज, बट एज लॉन्ग एज यू हैव बेसिक स्टफ इन ऑर्डर, कि आपके उसमें अगर वेंडर कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्जिट का मैकेनिज्म क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, आईपी है, इन सब चीज़ों पे आप रहोगे, तो दैट इज ब्रॉडली व्हाट एन इन्वेस्टर इज लुकिंग। तो ये आपकी ये तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर जब आप इन्वेस्टर के पास जाते हो, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी फिक्स्ड वैल्यूएशन पैसा उठा रहे हो, जैसे आपने कहा कि भाई माय बिजनेस इज वर्थ एक्स अमाउंट, यू हैव टू बी कन्विंस्ड योर सेल्फ, और व्हेन आई से कन्विंस, 100% कन्विंस कि भाई इतनी वैल्यूएशन है। इससे कम ऑब्वियसली नेगोशिएट होगा, बट इससे कम अगर आप सब्सटैंशियल नीचे आते हो, देन इट शोज लैक ऑफ कन्विक्शन, कि आप गए 100 CR का लेके और इन्वेस्टर ने कहा नहीं, तो आप 10 पे भी मान गए हो। वो नहीं होना चाहिए। बेटर ये कि आप अगर वैसा है, इफ यू आर नॉट श्योर या यू आर नॉट कन्विंस, देन डोंट गो दैट रूट, go with the convertible route, that look, we don't want to decide right now, we don't have right means, या we don't have right numbers। अभी हमारा बिजनेस इतना, मतलब अभी कई बार होता है ना कि हम आइडिया पे पैसे लगा देते हैं, तो अभी हमारे पास वो स्टैट, वो डेटा ही नहीं है, हाँ, वो मैट्रिक्स नहीं जिसके हम बेसिस डिटरमिन कर सके। तो उस केस में बेटर इज कि आप कन्वर्टेबल रूट पे जाएं और डिस्काउंटिंग रूट पे जाएं, कि आप अभी एक वैल्यूएशन अग्री मत करें, बट इन ऑर्डर टू मेक द डील लिक्विडेटिव फॉर द इन्वेस्टर, गिव हिम अ डिस्काउंट, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी चाहेगा ना कि अगर उसने 2 साल पहले पैसा डाला है, तो उसका पैसा की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई हो। वो कैसे बढ़ेगी जब आप उसको उस टाइम पे डिस्काउंट दे दोगे? तो बिकॉज इफ ही इज द अर्ली इन्वेस्टर, तो उसको आपने 20% डिस्काउंट दिया, तो ऑटोमेटिकली उसका 20% वैल्यूएशन बढ़ गया है। सो दैट इज द ईजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे टू गो अबाउट इट। प्लस अगर आप शुरुआत में कंप्लाइंस को थोड़ा सा कम रखना चाहते हो, देन चूज योर इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो अकॉर्डिंगली। जैसे फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टेबल नोट हमने बात की थी, अगर आपको थोड़ा कंप्लाइंस बर्डन कम रखना है, वैल्यूएशन रिपोर्ट वगैरह नहीं करवानी है, आरओसी में फाइलिंग्स वगैरह नहीं करवानी है, देन गो इन फॉर दैट रूट। अगर आपको लगता है कि नहीं, दैट्स फाइन, वी आर ओके विद गोइंग नॉर्मल कंप्लाइंस करके, और इनमें ऐसा नहीं कि कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं तो ये रूट खराब है, दिस इज एब्सोल्युटली लेजिट रूट। मतलब कंपनीज एक्ट में कन्वर्टेबल नोट को डिफाइन किया गया है, इट्स अ लेजिट इंस्ट्रूमेंट टू रेज फंड्स। द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस गिव यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू sort of maneuver around the contours, your current situation। हाँ, और अगर आपको लगता है कि नहीं, यू आर प्रिपेयर्ड, आपके पास टाइम भी है, कॉस्ट वो बैंडविड्थ है,
then you can go for normal, discounting structure with fixed instruments. कि आप CCPS कर लो, CCD कर लो, all that is fine. Thank you, Ashish, for simplifying very difficult sounding things. And I hope that the viewers who watch this will benefit from it. And I'm very sure they will. And if you have any questions, please reach out to us. We will ask Ashish to answer your questions. And Sure. till then, thank you very much. Thank you for watching. See you.